हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की साइंस की क्लास लेके आए हैं, जिसमें पर डे हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चंस होंगे आपके व्यापम के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज़ और आप दिमाग में रखिएगा कि जो भी आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे, तो जीके की 35 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। तो 10 क्वेश्चंस साइंस के, इसलिए आपको साइंस भी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसमें कम से कम 10 में 8 नंबर मिनिमम आप ला ही सकें। देखो, 100 में 100 लाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार लक अच्छा हुआ तो 100 में 100 आते हैं, वरना आप 8 क्वेश्चन 10 में आसानी से ला सकते हैं। और आपको ज़्यादा स्कोर करने की ज़रूरत नहीं। 80 प्लस अगर आपके कांस्टेबल में एग्ज़ाम में आ गए तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बशर्ते आपको रनिंग और फिजिकल में अच्छे नंबर, कम से कम उसमें भी आपको 65 से 70 नंबर या फिर इसके एबव लाना ज़रूरी हो जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो आपको डेली मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश वर्ष इकाई होती है। तो प्रकाश, देखिए हर एक क्वेश्चन को बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, हर एक टॉपिक को इसमें कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों टॉपिक्स को, ठीक है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की, समय के, द्रव्यमान और प्रकाश की तीव्रता। तो प्रकाश वर्ष जो होती है, ये होती है दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष होती है आपकी दूरी की इकाई। इसके बारे में 2-4 पॉइंट और लिख सकते हैं जो इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, 10 की पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही अगर दूरी की बात करेंगे, दूरी की सबसे जो छोटी यूनिट होती है माइक्रोन होती है, ठीक है। दूरी की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी छोटी यूनिट यानी कि इकाई बोलते हैं यूनिट को, ये होती है माइक्रोन होती है, माइक्रोन, या फिर 10 की पावर -10। देन अगर बात करेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई, दूरी की यहाँ भी सबसे छोटी तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इकाई, दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई आपकी हो जाती है पारसेक होती है, पारसेक, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट करके रख लीजिएगा। एक चीज और लिख लीजिए, देखिए 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं सारे पॉइंट्स को आपको लिखाई दे रहा हूँ। एक पारसेक, देखिए एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। इस चीज को समझ, एक पारसेक यहाँ पर अच्छा थोड़ा क्लियर नहीं आया, एक पारसेक बराबर हो 3.26। देन यहाँ से यूनिट से एक क्वेश्चन ये बनता है, देखिए आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, 7 मूल यूनिट होती है, 7 जो इकाइयाँ होती हैं, 7 मूल इकाई होती है, और 2 जो होती है डेरिवेटिव इकाई होती है, ठीक है। तो 7 मूल इकाइयों के भी नाम आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं स्पीड में लिखा दूंगा, देखो टाइम काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। लंबाई होती है, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान, लंबाई होती है, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, समय, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गई, विद्युत धारा। देन आपकी एक होती है ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और एक और यूनिट होती है, यहाँ पर जगह नहीं, आप लिख लीजिएगा, पदार्थ का परिमाप। इन सब की इकाई बता दी, तो लंबाई की इकाई आपकी मीटर होती है, लंबाई को मीटर। द्रव्यमान जो होगा वो केजी होता है, समय आपका सेकंड में होता है, ताप जो होता है आपका केल्विन होता है, केल्विन। विद्युत धारा हमेशा एम्पियर में होगी, एम्पियर। और जो आपकी ज्योति तीव्रता कैंडला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ये आपका कैंडला में होता है, कैंडेला। और एक जो आपको पदार्थ का परिमाप जो होता है मोल होता है। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए, जो डेरिवेटिव यूनिट बताया था, डेराइव्ड यूनिट जो 2 होती हैं, वो कौन सी हैं, वो होता है समतल कोण प्लेन एंगल होता है, एक घन कोण होता है, ठीक है। समतल कोण की यूनिट रेडियन होती है और घन कोण की स्टेरेडियन। स्टेरेडियन वाला बहुत, घन कोण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पास जगह स्पेस नहीं है, फिर भी आप लिख लीजिएगा।
घन कोण, देखिए यहाँ पास लिखे दे रहा हूँ, घन कोण जो होगा इसका जो होगा स्टेरेडियन होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इस एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टेरेडियन। तो लगभग इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक आवर्धक लेंस जो होता है, एक आवर्धक लेंस जो होता है वो क्या होता है? कांच का प्रकाश, समतल कांच और उत्तल लेंस और या फिर अवतल लेंस, ठीक है। आवर्धक लेंस की बात करता है तो ये आपका होता है, एक आवर्धक लेंस होता है ये आपका उत्तल लेंस होता है। ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। आवर्धक लेंस एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है। देखिए यहाँ पास लेंस और दर्पण 2 पॉइंट्स है जिसको आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ तो 2-4 पॉइंट दर्पण के भी क्वेश्चन, देखिए लेंस की बात है, अब हम दर्पण की बात कर दे रहे हैं कि देखिए दर्पण जो होगा, दर्पण से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण यहाँ पास लिख लीजिए पहले, उत्तल दर्पण। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और ये ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। दर्पण के पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच में, ठीक है। देन इसमें इंपॉर्टेंट है एक चीज और है कि उत्तल दर्पण जो होगा इसमें जो वस्तु जो होगी छोटी बनती है, सीधा और आभासी बनता है। जो आपका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब आपका जो बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी। इन पॉइंट को आपको भूलना ही नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, बाकी भूल भी जाए तो थर्ड पॉइंट बिल्कुल नहीं भूलना है कि बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। देन उत्तल दर्पण जो है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका सबसे ज्यादा उपयोग आपका जो गाड़ी होता है उसको पीछे देखने के, जो रियर में मिरर होता है ना पीछे देखने के लिए, वो आपका उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पर इसका उपयोग लिख लीजिए, उपयोग कहाँ करते हैं, तो गाड़ियों के पीछे देखने के लिए, गाड़ियों के पीछे देखने के लिए, पीछे देखने के लिए, ठीक है, पीछे देखने के लिए। और सोडियम परावर्तक लैंप में 2 पॉइंट याद रखिएगा उपयोग के लिए, सोडियम परावर्तन लैंप में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका ये उत्तल दर्पण हो गया, अगला आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के बाद बारे में कुछ बात है कि इसका उपयोग देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। इसका उपयोग जो आप दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जो आप मिरर का यूज करते हैं वो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। डॉक्टर जो आपको आँख का, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका आँख देखता है, कान देखता है, नाक आदि जो चीज़ देखता है और जिस दर्पण का प्रयोग करता है वो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। यहाँ पास लिखिए आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, दांत। इन सब में डॉक्टर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो लेंस आपका अवतल दर्पण होता है, के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। देन इसमें देखिए सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर जो होता है वो भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। एक चीज और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट होता है, गाड़ी के जो सामने जहाँ पर हेडलाइट जलती है ना, सामने वाला वो अवतल दर्पण होता है। गाड़ी की जो हेडलाइट होती है, गाड़ी की हेडलाइट, हेडलाइट उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में इस चीज कंफ्यूजन मत कीजिएगा। देखिए उत्तल में जो लेंस होता है, लेंस नहीं, दर्पण जो होता है पीछे को देखते हैं, ठीक है। और अवतल में जो सामने जिसमें लाइट जलती है वो वाला पोर्शन होता है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक निम्न में से बने होते हैं। तो अस्थाई चुंबक जो होते हैं वो आपका जो मृदु लोहे से बने होते हैं, सॉफ्ट आयरन से बने होता है आपका अस्थाई चुंबक, सॉफ्ट आयरन से।
स्थायी, अगर देखिए आप स्थायी चुंबक के लिए आप लिखिए, स्थायी चुंबक जो होगा, स्थायी चुंबक जो बने होते हैं वो एल्निको मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, एल्निको मिश्र धातु से, मिश्र धातु। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब, दाब जो आपका प्रेशर होता है बढ़ता है, यहाँ पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो दाब जो होता है आपका गहराई, जैसे जैसे आप गहराई के नीचे जाएंगे तो आपका दाब बढ़ने लगता है, ठीक है, गहराई बढ़ने से आपका दाब बढ़ता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और दाब बराबर आपको सिंपल सा पता ही होगा, दाब यानी कि प्रेशर, ये प्रेशर हो गया। देखिए ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ऊपर बल होगा और नीचे आपका क्षेत्रफल होगा, बल और नीचे आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रेशर जो दाब की यूनिट जो होती है, यूनिट जो होती है ये आपकी होती है पास्कल, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो दाब की जो यूनिट होती है पास्कल होती है। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। एक पॉइंट अगर देखिए लिक्विड की बात आ ही गई तो एक पॉइंट और लिखिएगा कि जल का जो घनत्व होता है, अधिकतम जो होता है जल का घनत्व, देखिए जल का घनत्व जो होगा, जल का जो घनत्व, अधिकतम घनत्व, सॉरी अधिकतम, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये अगर फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो ये होता है 39.2 फ़ारेनहाइट, ये 39.2 फ़ारेनहाइट, ठीक है। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भी दो द्रव्यमानों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सबसे पहले आपको इस चीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो बॉडीज के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है F बराबर होता है G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। m1 दो पिंडों का द्रव्यमान है, r उसके बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, देन g नियतांक है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। और जिसका मान जो होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है ये होता है 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिए। अब ये देखिए आप आगे आप इससे आराम से निकाल सकते हैं। देखिए दो द्रव्यमानों के, देखिए पहले ऑप्शन में जाएगी उन द्रव्यमानों के अनुपात के, द्रव्यमानों के अनुपात के व्युत्क्रमानुपात। तो ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि समानुपाती है, ये जो फोर्स है समानुपाती m1 के। देन उनके द्रव्य गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये भी गलत हो गया। देखो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधे अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज जो है आपका मात्रक किसका है। छोटा सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक पॉइंट और देखिए, एक दो पॉइंट और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल यानी टॉपिक से। इससे एक दो और क्वेश्चन में देखिए, इस टॉपिक में दो चार क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे कि आपको स्मॉल जी के जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसको स्मॉल जी बोलते हैं। इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। देन एक पॉइंट और आता है कि जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल फोर्स होता है कहाँ पास अधिकतम होता है, कहाँ पास न्यूनतम होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो पोल होते हैं, हमारा पोल जो होगा वहां पर ध्रुव जो होगा वहां पर सर्वाधिक होता है। स्मॉल जी का मान, इसका जो मान होगा ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर, ध्रुव यानी कि पोल पर, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक। एंड देन ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है। और जो आपका इक्वेटर होता है, इक्वेटर होता है उस पे आपका न्यूनतम होता है, इक्वेटर पर न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है जो स्मॉल जी का मान होता है। एक पॉइंट और यहाँ पास है, जो स्मॉल जी का मान होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं तो इसका मान घटता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर स्मॉल जी का मान घटता है। ये पॉइंट्स आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हर्ज मात्रक है। हर्ज किसका मात्रक है, ये आपका आवृत्ति का मात्रक है। हर्ज जो है आपका किसका मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक। अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे इसका मात्रक है वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है आपका वेबर है। बल का है न्यूटन,
न्यूटन है। विद्युत आवेश का जो होगा आपका कूलाम हो जाएगा, कूलाम। विद्युत आवेश का आपका हो जाएगा कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? ध्वनि की गति जो होगी सबसे अधिक कहाँ होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 पर वायु में, पानी में, या फिर लकड़ी में। ठीक है, तो ये जो होगा आपका लकड़ी में होगा। ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, माध्यम की जरूरत होती है। ये सर्वाधिक जो होगी इसकी गति जो होगी, सर्वाधिक जो होगी सॉलिड में होती है, ठोस में होगी, फिर इसके बाद होगी आपकी द्रव में होगी, देन उसके बाद गैस में होगी। जो आपकी ध्वनि की गति जो होती है ठोस, द्रव और गैस में इस प्रकार होती है। ठीक है, देन अगर बात कर, देखिए अभी मुझे इसके बारे में एक दो पॉइंट और लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंग ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे है। अनु देखिए दैर्ध्य ये, और जो आपकी प्रकाश तरंगे होती वो एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि तरंग की प्रकृति है, सर्वाधिक मैंने बता दिया ठोस में, द्रव में, गैस में होती है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है। फ्यूज जो है एक सुरक्षा उपकरण जो एक तार से बना होता है, जो इससे बनी होती है। ठीक है, फ्यूज के बारे में बात कर रहा है, तो फ्यूज जो होता है ये एक निम्न गलनांक होता है। ठीक है, फ्यूज का गलनांक जो होता है निम्न होता है, और यह एक पर्याप्त मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक चीज और इसके बारे में रखिए, जो फ्यूज होता है, फ्यूज में टीन और सीसा, टीन प्लस सीसा का मिश्रण होता है, टीन और सीसा का मिश्रण होता है, मिश्रण। इसमें टीन की मात्रा 63% होती है, और आपका जो सीसा होगा इसकी 37% होती है। एक पॉइंट और है, जो फ्यूज होता है परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज को परिपथ में, फ्यूज को परिपथ में हमेशा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है आपका NaHCO3। खाने का सोडा जो होता है ये होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बो, सॉरी यहाँ बस गलत लिख गया, कार्बोनेट। ठीक है, देन सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। खाने का सोडा, धोने का सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। धोवन सोडा या फिर धोवन सोडा या धोने का सोडा जो होता है, धोवन सोडा जो होता है इसको बोलते हैं सोडियम सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं धोने का सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10H2। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कास्टिक सोडा जो हो गया आपका, देखिए यहाँ पर कास्टिक सोडा भी लिखिए, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो होगा आपका, इसका फॉर्मूला होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH। इससे बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड, थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रही, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद करके रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पास लिखने में दिक्कत हो रही, पर कुछ समय बाद ये सब कुछ सही से होने लगेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देन निम्नलिखित में से सबसे ऋणात्मक तत्व क्या? सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। एक कम्बिनेशन भी लिख दिए, जो व्यापम बहुत ही ज़्यादा रिपीट किया, हर एग्जाम में सोचिए चांस 50 to 80% चांस होते हैं।
विद्युत ऋणात्मकता की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। क्योंकि दूध से दही का निर्माण, दूध से जो आपका दही का निर्माण होता है किसके कारण होता है, ठीक है, ये एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण आपका दूध का जो निर्माण होता है दही में हो जाता है, ठीक है। जो क्या करता है, दूध के जो कैसीन प्रोटीन होता है उसको दही में बदलता है। ये जो आपका लैक्टोबैसिलस जो होता है, ये जो दूध में उपलब्ध कैसीन प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, दूध में मौजूद मौजूद कैसीन प्रोटीन को, कैसीन प्रोटीन, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, कौन सा प्रोटीन दूध में उपलब्ध होता है, कैसीन प्रोटीन को दही में कन्वर्ट करता है, को दही में बदलता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपके कवर हो गए हैं। देन आपके परमाणु का नाभिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमाणु का नाभिक मॉडल किसने दिया था, तो ये आपका दिया रदरफोर्ड ने। परमाणु का जो नाभिक मॉडल दिया था वो आपका रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। यहाँ तो ये थॉमसन ने क्या किया था, थॉमसन ने आपको इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपका थॉमसन ने। रदरफोर्ड का हो गया। और फिर आपका जो बोहर था, बोहर ने एक परमाणु मॉडल दिया था, इन्होंने क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल दिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सिनेबार। सिनेबार, वाह कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार जो है आपका पारा का अयस्क होता है, सिनेबार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो सिनेबार जो होगा आपका पारा का हो जाएगा। देन अगर तांबे की बात करें, तांबे की अयस्क की बात करेंगे, तो तांबे का अयस्क क्या क्या होता है, कॉपर पायराइट, ये आपका हो जाएगा कॉपर पायराइट, पायराइट। तो ये आपका होता है तांबे का। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, ये होता है CuFeS2, CuF2, सॉरी FeS2 होता है, ठीक है। देन लेड की बात करेंगे, लेड का आपका अयस्क होता है गैलेना, लेड का अयस्क होता है गैलेना, PbS। यहीं पास आयरन की अगर बात करेंगे, लोहा को नीचे लिखते हैं, आयरन जो होगा आपका लोहा, इसका अयस्क जो होगा हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया और लिमोनाइट हो गया। 3 इसके अयस्क को लिख लीजिए, ये होगा हेमाटाइट, दूसरा होगा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये आपके अयस्क हो गए, ठीक है। देन जंग लगना, सॉरी यहाँ पास जंग लगना संपन्न होता है, यहाँ पास लगना है, जंग लगना संपन्न होता है, ठीक है। तो जंग जो होता है आपका नम वायु की उपस्थिति में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिए, जो जंग लगती है वो नम वायु की उपस्थिति में लगता है, ठीक है। जंग के बारे में अगर जानना चाहते हैं कि लोहे पर भूरे रंग की एक भंग परत का जमा होना, ठीक है, लोहे पर, इसके बारे में लिखना है जंग के बारे में। तो लोहे पर, लोहे पर भूरे रंग का, भूरे रंग का, लोहे पर भूरे रंग का भंग परत, एक परत जम जाती है, भंग परत का चढ़ना, ठीक है, का जम जाना, जम जाना, ये आपका जंग होता है, ठीक है। इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। एक चीज और है कि जंग जो लगता है वो एक प्रकार का आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। जंग लगना अभिक्रिया है, या फिर इसको लिख सकते हैं आप एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक पॉइंट और यहाँ पास लिखिए कि जब जंग लगता है तो जंग लगने पर लोहे का वजन जो होगा वो बढ़ता है,
यहाँ पास जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बढ़ता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। देन कोयला गैस किसका मिश्रण, कोल गैस या कोयला गैस जो है वो आपका किसका मिश्रण है, तो ये आपका CH4 CO और H2O का है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन CO प्लस N2 जो होगा वो आपका प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस। देन अगर बात करेंगे CO प्लस H2 ये आपका होता है वाटर गैस, वाटर गैस, वाटर गैस हो गई। ठीक है, यहाँ पर 2-4 पॉइंट और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पीतल जो होता है, पीतल आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। यही बात कांसा की बात करेंगे, कांसा भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कॉपर और टिन का होता है, एशियन का होता है। जर्मन सिल्वर, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। ठीक है, जर्मन सिल्वर बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ये होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। इसकी चीज़ एक और याद रखिएगा, यहाँ सिल्वर लिखा है तो सिल्वर से कंफ्यूजन मत होना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये आपका होता है B12 का। साइनोकोबालामिन जो होता है आपका B12 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका जो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B1 जो होता है वो थायमीन होता है, विटामिन B2 होता है राइबोफ्लोविन होता है, और विटामिन जो B3 निकोटीन होता है। देखिए सारे लिखवा देता हूँ, चलो आपको लिखवा ही देता हूँ इनके जो इम्पोर्टेंट है। B1 जो होगा आपका विटामिन B1 जो होगा आपका थायमीन हो जाएगा, विटामिन B1 थायमीन हो गया। विटामिन B2 होगा राइबो सॉरी यहाँ राइबोफ्लेविन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन होगा। विटामिन B3 जो होगा निकोटीन हो जाएगा, निकोटीन, विटामिन B3 आपका हो जाएगा निकोटीन। B4 जो होता है एडिनिन होता है, B4 होगा एडिनिन हो जाएगा, B4 एडिनिन। ये B5 की बात करें, B5 तो वैसे पता चला पेंटो 5 है, तो पेंटोनिक याद रखिएगा, पेंटोनिक, इस चीज़ को याद रखिएगा। देन B6 जो होगा आपका होगा पायरिडॉक्सिन होगा, पायरिडॉक्सिन हो जाएगा आपका B6 डॉक्सिन। यही B7 की बात करेंगे, बायोटीन होता है, रासायनिक नाम है इनके बायोटीन होता है, B7 बायोटीन। B9 फॉलिक एसिड होता है, B9 फॉलिक अम्ल या फिर एसिड बोलते हैं इसको। देन B9 के बाद B11 होता है और B12 होता है। B11 होता है सॉलिसिलिक होता है, सॉलिसिलिक हो जाएगा, एंड B12 जो हो गया वो आपका साइनोकोबालामिन हो जाएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग का कारण है। मलेरिया रोग जो होता है ये आपका एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, यानी एक परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, इसी को हम परजीवी भी बोलते हैं, परजीवी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह व्यक्ति को सर्वदाता, सर्वदाता जो होगा वो आपका ए हो, ओ सर्वदाता जो होगा ओ हो जाता है। ठीक है, और सर्वग्राही की बात करेंगे, ये आपका होता है ए बी हो जाता है, ये होता है सर्वग्राही, और ओ जो होगा यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता हो जाएगा। एक चीज और लिखिए, रक्त का जो पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान, पीएच मान, रक्त का पीएच मान से क्वेश्चन आता है, ये होता है आपका 7.4। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये एक तरल संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, और एक चीज और याद कीजिएगा कि समूह जो रक्त समूह की खोज की है कॉल्ड लैंडस्टीनर ने की थी। इस चीज को लिख लीजिएगा, टाइम थोड़ा सा कम है मेरे पास कि काफी टाइम हो चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम ये होता है टाइलिन। टाइलिन जो होता है आपका मनुष्य के जो है लार में पाया जाता है। देन आपका जो पेप्सिन
होता है, ये आपका पाया जाता है अमाशय में। आपके पेट में पाया जाने वाला जो होता है वो अमाशय होता है। यही बात कर देखिए, ये जो है वो आपका पाया जाता है अमाशय में। अमाशय में 3 जूस पाए जाते हैं, ठीक है। पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज 3 पाए जाते हैं। ट्रिप्सिन आपका पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय में पाया जाता है आपका ट्रिप्सिन, ठीक है। लाइपेज जो है वो आपका पाया जाता है अमाशय में। इसको भी लिख लीजिए अमाशय में, ठीक है। ये चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आप चलेंगे। लास्ट आर्थ्रोपोडा का अर्थ क्या है? आर्थ्रोपोडा जो है इसका अर्थ है संधित पैर, ठीक है। इसका अर्थ होता है संधित पैर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें जो जीव होते हैं, इनके पास जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं उनमें संधि युक्त होते हैं। आर्थ्रोपोडा के बारे में एक चीज और लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो है फाइलम है, सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। सबसे बड़ा जंतु समूह, ठीक है। सबसे बड़ा फाइलम इसको बोल सकते हैं, फाइलम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो जैसे स्पाइडर हो गया, केकड़ा हो गया, उदाहरण जो होंगे, स्पाइडर यानी कि मकड़ी हो गई, स्पाइडर हो गया। केकड़ा भाई साहब ये भी इसी प्रजाति से आर्थ्रोपोडा में ही आता है, और मक्खी जो होगी वो भी आपकी आर्थ्रोपोडा में ही आती है। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, ड्रीम जॉब अड्डा टेलीग्राम का नाम है, ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू।